नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छिंदवाड़ा में अमित शाह के दौरे के साथ। आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह छिंदवाड़ा में बीजेपी प्रत्याशी विवेक बंटी साहू के समर्थन में चुनावी रैली करने आ रहे हैं, जिसको लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा वो स्थान है जहां लगातार हमें एक के बाद एक अच्छे समाचार मिल रहे हैं। चुनाव की इस बेला में छिंदवाड़ा से कमल खिलने वाला है। सबसे पहले आप मुख्यमंत्री का बयान सुनिए, फिर आपको सीधे छिंदवाड़ा लेकर चलेंगे। हम सबका सौभाग्य, मध्य प्रदेश की धरती पर हमारे यशस्वी गृह मंत्री छिंदवाड़ा सायंकाल आने वाले हैं। छिंदवाड़ा वो स्थान है जहां लगातार हमें एक के बाद एक अच्छे समाचार मिल रहे हैं। चुनाव की इस बेला में छिंदवाड़ा से कमल खिलने वाला है। हम सब भाजपा के कार्यकर्ता होने के नाते से और भाजपा की जवाबदार सारे पदाधिकारी वहाँ भी लगे हैं। सायंकाल रोड शो होगा और 19 के निर्वाचन को लेकर के ये जो एक नया दौर पहुँचा है, मेरी अपनी ओर से अपनी इस धरती पर बधाई। तो क्या कुछ तैयारियां हैं अमित शाह के इस दौरे को लेकर, मेगा रोड शो को लेकर, वो हम जानेंगे। सीधे आपको छिंदवाड़ा लिए चलते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू हमारे साथ मौजूद हैं। दुर्गेश, सबसे पहले आपसे चाहूंगा मैं जरा हमारे दर्शकों को तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से पूरा छिंदवाड़ा इस समय भगवामय हो गया है और क्या कुछ तैयारियां हैं, कितना जोश है बीजेपी कार्यकर्ताओं में, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह उनके पास, उनके नजदीक मौजूद रहेंगे आज। दुर्गेश। बिल्कुल सुमित, देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर आ रहे हैं और पहली बार कर रहे हैं रोड शो, यानी कि वो खुद जनता के बीच में जाएंगे। क्योंकि अब तक हुआ है, जनसभाएं हुई हैं, अब तक बड़ी बड़ी सभाएं हुई हैं, लेकिन पहली बार रोड शो हो रहा है छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर। और सबसे पहले तस्वीरें दिखाऊंगा। पहले मैं आपको महिलाओं की तस्वीरें दिखाऊंगा जो यहाँ पर अभी तकरीबन 3 घंटे पहले यहाँ पर आ चुकी हैं और अब इंतजार कर रही हैं अपने नेता को यहाँ पर एक झलक देखने के लिए। और सभी देख सकते हैं कि एक रंग में यहाँ पर रंगी हुई हैं। हम बातचीत भी करेंगे। कितना इंतजार है आपको? हमें बहुत देर से इंतजार है। हम कल कम से कम 2 घंटे से बैठे और हम अमित शाह का बहुत इंतजार है। हम महिला मोर्चा की तरफ से हैं। इस बार बदलेगी तस्वीर छिंदवाड़ा की या कमलनाथ ही रह पाएंगे? बिल्कुल बदलेगी, बदलना पड़ेगा क्योंकि अब जनता समझ चुकी है कि जो जनता के सुनता है बातों को, उस पे जनता जाएगी। कैसे स्वागत करेंगे आज अमित शाह जी? हम उनका स्वागत तिलक लगा के करेंगे क्योंकि मोदी जी ने ही राम भगवान को लेके आए हैं और ये सनातनी है, तो हम उनका तिलक लगा के स्वागत करना चाहेंगे। राम मंदिर का मुद्दा रहेगा छिंदवाड़ा में? बिल्कुल रहेगा ना, बिल्कुल रहेगा। क्या दुर्गेश? तो देखिए यहाँ पर जोश है, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा उस रथ की जिसपे सवार होकर केंद्रीय गृह मंत्री आज यहाँ पर रवाना होंगे। ये वो रथ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीरें हैं सुमित। पूरी तरीके से रथ बनकर तैयार हो चुका है। कुछ ही घंटे रह गए, हम कह सकते हैं तकरीबन 6:30 बजे का जो मिनट टू मिनट कार्यक्रम है उसके मुताबिक यहाँ पर आएंगे। यही वो रथ है जिस पर सवार होकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज यहाँ पर रवाना होंगे और तकरीबन 1.25 किलोमीटर का ये जो रोड शो है उसे यहाँ पर देखेंगे और जनता का अभिवादन स्वीकार करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जैसा कि हम देख रहे हैं कि पूरा जो ये क्षेत्र है ये भगवामय हो चुका है। सुमित, इस तरफ मैं बिल्कुल दुर्गेश, कितना और समय है जब छिंदवाड़ा पहुंच जाएंगे राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह और मेगा रोड शो उनका शुरू होगा? कितना और समय, कितनी और देर है इस रोड शो को, मेगा रोड शो को शुरू होने में? दुर्गेश। बिल्कुल सुमित, तकरीबन 6:30 बजे की टाइमिंग आई है। अगर मिनट टू मिनट की हम बात करें 6:30 बजे, क्योंकि उत्तराखंड से वो महाराष्ट्र आएंगे, महाराष्ट्र के नागपुर में आएंगे और नागपुर आने के बाद फिर वो वहाँ से हेलीकॉप्टर के जरिए छिंदवाड़ा सीट पर पहुँचेंगे और छिंदवाड़ा सीट पर फिर इस क्षेत्र में यहाँ पर वो जो है तकरीबन 1.25 किलोमीटर का रोड शो करेंगे। तैयारियाँ और तस्वीरें आपको ये बताने के लिए काफ़ी है कि कितना उत्साह है इस बार बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में, क्योंकि काफ़ी बड़े और दिग्गज नेता आते हैं। और जैसा कि मैं सुमित इस बार बता रहा था आपको कि छिंदवाड़ा लोकसभा सीट में भी आपको सनातन, राष्ट्रवाद और राम मंदिर का मुद्दा देखने को मिलेगा और यहाँ पर जनता के बीच में वो है। तो हमने देखा कि किस तरीके से अपने नेता, अपने जो है लीडर को यहाँ पर देखने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। और चूंकि रोड शो हो रहा है, जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि अब तक छिंदवाड़ा में रोड शो नहीं हुआ है, यह पहली मर्तबा है कि यहाँ रोड शो हो रहा है। सुरक्षा की मैं बात करूँ तो इस तरह पुलिस जवानों को दिखाना चाहूँगा कि तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो सुबह से यहाँ एक्टिव हैं, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री हैं और उनकी सुरक्षा का एक प्रोटोकॉल होता है, उसे पूरा करते हुए यहाँ तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। न केवल छिंदवाड़ा बल्कि आसपास के तमाम आसपास के जिलों से यहाँ
पे पुलिस के आला अधिकारी बुलाए गए हैं। राम मंदिर की जो मैं बात कर रहा था सुमित, राम मंदिर बिल्कुल दुर्गेश देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के बाद दूसरे सबसे बड़े, दूसरे सबसे लोकप्रिय नेता है अमित शाह, और जैसे ही आज वो छिंदवाड़ा आएंगे, बीजेपी कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार होगा। अलग ही तस्वीर आज हमें छिंदवाड़ा में देखने को मिलेगी। जिस तरीके से तस्वीर आप दिखा रहे हैं, पहले ही हम देख चुके हैं कि छिंदवाड़ा आज पूरा भगवामय नजर आता है। आप बिल्कुल सुमित, और देखिए जैसे कि मैं आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहा हूं कि ये एक मॉडल देखिए यहाँ पर जो राम मंदिर का मॉडल है, और ये कहाँ रखा गया है? ये रखा गया है उस जगह पर जहाँ से शुरुआत होगी इस रोड शो की। अमित शाह जो है वो रोड शो को शुरू करेंगे, और उसी जगह पर आप देख सकते हैं कि राम मंदिर का ये मॉडल यहाँ पर रखा गया है। और इस मॉडल में आप देख सकते हैं कि वही छवि जो हमें अयोध्या में भगवान राम लला के जो मंदिर की छवि है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर सुमित ये है कि इस बार जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं सनातन और राम मंदिर के आसपास का ही है। बहुत सारे लोग यहाँ पर आए, मैं बातचीत भी करने की कोशिश करूंगा। कहाँ से आए भाई साहब? बस छिंदवाड़ा लोकल। छिंदवाड़ा से पहली बार आ रहे हैं अमित शाह जी रोड शो करने के लिए, कितने उत्साहित हैं लोग? बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं हम लोग। तो देखिए हमारा पूरा ग्रुप खजरी छिंदवाड़ा शिक्षक कॉलोनी से है और बहुत ही उत्साहित हैं हम लोग। इस बार हवा बदलेगी? आप बदल गई बिल्कुल। कमलनाथ गया यहाँ से, नकुलनाथ के साथ दोनों वापस। देखो इस बार तो जो है बहुत बुरी तरीके से जाना है तबीयत से, क्योंकि क्या है कोई विकास काम होने वाले है ही नहीं है। सांसद तो वो पहले भी थे, वो तो कह रहे हैं छिंदवाड़ा को मॉडल हमने बनाया और इसी मॉडल पर हमने कोई मॉडल नहीं है। इससे अच्छा मॉडल जो है आप नागपुर देख लो, अन्य राज्यों के शहर देख लो। 43 साल से राज्य किए, क्या मॉडल बना? बिल्कुल बताइए क्या मॉडल बना? 5 साल में सांसद जी ने 5 काम अगर कराए हो छिंदवाड़ा के अंदर तो वो बताएं, मैं यहाँ डिबेट करने के लिए उनसे तैयार हूँ। 5 साल सांसद जी ने कुछ नहीं करा। निश्चित तौर पर बीजेपी कार्यकर्ता यही कह रहे हैं कि इस बार बदलाव होकर रहेगा छिंदवाड़ा में, क्योंकि पूरी ताकत बीजेपी ने यहाँ पर लगा दी है। कांग्रेस की जो खामियां थी वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर बताते हुए नजर आए हैं। दुर्गेश, आप नजरें बनाए रखिएगा, हम आपसे लगातार अपडेट्स देते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ेंगे। धार के भोजशाला के सर्वे का आज 26वां दिन है। एएसआई की सर्वे टीम सुबह 8 बजे भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद पहुंची। टीम में 11 अधिकारी कर्मचारियों के साथ 28 मजदूरों ने विवादित इमारत में प्रवेश किया था। आज मंगलवार होने के चलते हिंदू समाज के लोग सुंदरकांड का पाठ करेंगे। तो 26वां दिन एएसआई सर्वे का लगातार जारी है। 28 मजदूर, 11 अधिकारी कर्मचारियों की टीम लगातार सर्वे में जुटी हुई है। भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद सर्वे लगातार जारी, 26वां दिन। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। जफर हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। जफर, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल, क्या अपडेट है सर्वे को लेकर? आज चूंकि मंगलवार है इसलिए सुंदरकांड हनुमान चालीसा का पाठ भी हिंदू समाज के लोगों से होगा। देखिए सुमित, जिस तरीके से धार भोजशाला और बाबा कमाल मस्जिद लंबे समय से विवादित स्थल और इस बात को लेकर विवाद चल रहा है कि आखिर ये मंदिर है या मस्जिद, और इसी बात को लेकर न्यायालय का आदेश है और पिछले 25 दिनों से ऐसा यहाँ पर सर्वे कर रहा है। आज मंगलवार का दिन है, चूंकि हिंदू समाज को मंगलवार के दिन पूजा का समय दिया जाता है। सुबह सूर्य उदय होने से सूर्यास्त तक ये पूजा का दिन चलता रहता है, जिसमें सुंदरकांड और हनुमान चालीसा और तमाम तरीके की पूजा की जाती है। लोगों में उत्साह का माहौल है, हिंदू समाज में उत्साह का माहौल है। जिस तरीके से जो सर्वे चल रहा है और सर्वे के दौरान जो हिंदू पक्ष के लोग वहां शामिल होते हैं उन पक्ष के। अच्छा जफर, 26 दिन बीत चुके हैं। जफर, 26 दिन बीत चुके हैं, सर्वे में अभी कुछ निकलकर सामने आया? एएसआई की टीम कुछ बताती है सर्वे करने के बाद, मीडिया से बातचीत करती है, कुछ तो बताती होगी। जफर, अगर कुछ बताती हो शेयर जरूर करें हमसे। देखिए सुमित, जिस तरीके से एएसआई के लोग जो हैं वो कुछ मीडिया से तो बात नहीं करते, लेकिन हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के जो दोनों लोग इस एएसआई सर्वे की टीम के साथ जब शामिल होते हैं और जब ये 5 बजे बाहर इनके साथ निकलते हैं तो ये दावे दोनों पक्ष की ओर से निकलकर सामने आते हैं कि उर्दू में जो है शिलालेख निकल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हिंदू पक्ष की ओर से तलघर निकलने की खबर आती है, गर्भगृह निकलने की खबर आती है। तो तमाम तरीके के दोनों पक्षों के दावों की खबरें निकलकर सामने आती है। तो फिलहाल दोनों पक्षों के दावे उन सर्वे में जो है शामिल होते हैं और
सर्वे के दौरान अभी जो समय है, लगेगा, मीडिया- अभी समय लगेगा कि ये स्पष्ट है। बहुत शुक्रिया आपका सफर जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरों की बात कर लेते हैं। कांकेर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। छोटे बेटिया थाना क्षेत्र के माड़ इलाके में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 2 जवान घायल हो गए हैं। घायल जवानों को जंगल से निकालने की कोशिश जारी है। घायल जवानों के लिए अतिरिक्त बल भी रवाना कर दिया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर, मुठभेड़ में 2 जवान घायल हो गए। कांकेर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। छोटे बेटिया थाना क्षेत्र के माड़ इलाके में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 2 जवान घायल हुए हैं। घायल जवानों को जंगल से निकालने की कोशिश की जा रही है। घायल जवानों के लिए अतिरिक्त बल भी रवाना कर दिया गया मौके पर। कांकेर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे, सहयोगी रामेश्वर सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामेश्वर, फिलहाल क्या कुछ जानकारी है? 2 जवानों के घायल होने की खबर अभी मिल रही है, और क्या कुछ अपडेट मुठभेड़ पर? जी सुमित, बिल्कुल आपको बता दूं, जवान लगातार जो है जंगलों में एंटी नक्सल ऑपरेशन चला रहे हैं। इसी एंटी नक्सल ऑपरेशन के तहत छोटे बेटिया जो थाना है उसके अंतर्गत जो कांकेर का माड़ वाला जो क्षेत्र है वहां जवान गए थे, जहां नक्सलियों के साथ उनका सामना हो गया। जवानों को मामूली चोट आई है, उनके पैर में गोली लगी है। एक बीएसएफ के जवान है और एक जो है डीआरजी के जवान है, वो घायल बताए जा रहे हैं। अभी भी मुठभेड़ जारी है और अपुष्ट सूत्रों से ये भी जानकारी मिल रही है कि नक्सलियों को एक भारी नुकसान हुआ है। हालांकि कांकेर एसपी का कहना है कि जब तक टीम वापस नहीं आएगी तब तक जो है विस्तृत जानकारी नहीं दिया जा सकता। लेकिन एक बड़ी मुठभेड़ जो है कांकेर क्षेत्र में हुई है और अभी भी ये मुठभेड़ जारी है। अच्छा तामेश्वर, 2 जवानों के घायल होने की सूचना है, क्या नक्सलियों को भी नुकसान हुआ, इसके बारे में कोई जानकारी? जी बिल्कुल सुमित, जैसा कि जानकारी मिल रही है अभी हाल फिलहाल में, नक्सलियों को एक भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि आसपास के जो गांव वाले हैं वो बता रहे हैं कि लगातार जो है गोलियों की आवाज जो है आसपास से आ रही। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि नक्सलियों को एक भारी नुकसान हुआ है और कहीं ना कहीं नक्सली भी मारे गए हैं। हालांकि जवानों को मात्र मामूली चोटें आई है, पैर में उनकी गोली लगी है, उनको जो है अस्पताल लाया जा रहा है, पखांजूर अस्पताल जो है। लेकिन नक्सलियों को यहाँ जो है एक भारी नुकसान की एक आशंका। ठीक है तामेश्वर, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। अब आगे बढ़ते हैं। सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। पीएमएलए कोर्ट ने उनको राहत नहीं दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोयला घोटाले के मामले में पिछले 16 महीने से जेल में बंद हैं सौम्या चौरसिया और उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया। पीएमएलए कोर्ट से बड़ा झटका सौम्या चौरसिया को निश्चित तौर पर। पीएमएलए कोर्ट ने उनको राहत नहीं दी। कोयला घोटाले मामले में पिछले 16 महीने से जेल में बंद है सौम्या चौरसिया। पूर्व सीएम बघेल की उप सचिव रही हैं सौम्या। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर है ये। सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया कोर्ट ने। पीएमएलए कोर्ट ने उनको राहत नहीं दी। कोर्ट से तगड़ा झटका सौम्या चौरसिया को। कोयला घोटाले के मामले में पिछले 16 महीने से जेल में बंद है। जेल में सजा काट रही हैं सौम्या चौरसिया। एक उम्मीद थी, जमानत याचिका लगाई थी कोर्ट में, लेकिन उम्मीद को तगड़ा झटका है। जमानत नहीं मिलेगी, मतलब जमानत याचिका को खारिज कर दिया है पीएमएलए कोर्ट ने। राहत नहीं दी है सौम्या चौरसिया को, राहत नहीं दी है पीएमएलए कोर्ट ने। उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया। कोयला घोटाले मामले में पिछले 16 महीने से जेल में बंद हैं सौम्या चौरसिया। पूर्व सीएम बघेल की उप सचिव हैं। अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रायपुर का रुख कर लेंगे। मृगेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़ गए, हमारे साथ लाइव। मृगेंद्र, एक बहुत बड़ा झटका उस उम्मीद को कि उम्मीद लगाए बैठी थी सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका लगाई जाएगी तो शायद जमानत मिल जाए, लेकिन होगा नहीं ऐसा। देखिए, सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका पर जो है आज फैसला आया है और सौम्या चौरसिया के वकील ने जो कहा था कि बच्चों की परवरिश पर प्रभावित हो रही है और तमाम चीज़ें पारिवारिक बैकग्राउंड का हवाला दिया था। रायपुर की जो स्पेशल कोर्ट है उसने उस जमानत याचिका को खारिज कर दी है। सौम्या चौरसिया कोयला घोटाले में अभी ईडी की जांच के बाद उनको जेल में पिछले 16 महीने से जेल में है और लगातार वो कोशिश कर रही थी कि उनको जमानत मिले। तीसरी जमानत याचिका है, तो आज कोर्ट ने उनकी तीसरी जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया है और वो अब जेल में ही रहेंगी। जी बिल्कुल मृगेंद्र,
कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा है? आप कह रहे हैं कि तीसरी जमानत याचिका है, परिवार में जो हवाला दिया गया था बच्चों का, उनकी परवरिश का, लेकिन कोर्ट लगातार उनकी जमानत याचिका को खारिज कर रहा है। ये किस तरह के संकेत हैं, संदेश हैं मृगेंद्र? देखिए, ईडी ने जो चार्ज फ्रेम किया है वो बहुत बड़ा चार्ज फ्रेम किया है। करीब 500 करोड़ का कोयला घोटाला है। कोयला घोटाले में ईडी ने जो आरोप लगाए थे और जो कोर्ट में दस्तावेज पेश किए हैं उसमें ये है कि प्रति टन 25 रुपए की उगाही की जाती थी, जो करीब 500 करोड़ रुपए की होती थी। इस मामले में ईडी ने सौम्या चौरसिया, उनके परिवार के अन्य सदस्यों की ज़मीन को सीज किया है, उनके बहुत सारे चल अचल संपत्तियों को सीज किया गया है। और इसके साथ ही इस कोयला घोटाले में जो सूर्यकांत तिवारी हैं और तमाम बड़े लोग हैं, उनकी संपत्तियों को भी सीज किया गया। करीब 180 करोड़ की संपत्ति ये सीज है। उस लिहाज से ये बहुत बड़ा मामला होता है और लगातार प्रयास किया जा रहा था कि जमानत मिले, लेकिन कोर्ट ने अंत में निर्णय लिया और साफ कर दिया कि नहीं, जमानत नहीं दिया जाएगा, अभी वो जेल में ही रहेंगे। अच्छा मृगेंद्र, मैं लौटूंगा आपके पास। सौम्या चौरसिया आखिर है कौन? सौम्या चौरसिया आखिर है कौन? आप हमें जरा बताइए हमें मृगेंद्र की आखिर सौम्या चौरसिया है कौन, इनका इतिहास क्या है? जी देखिए, सौम्या चौरसिया पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार जो थी, जिसके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे, उस सरकार में सबसे ताकतवर अधिकारी थी। ये राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी हैं, डिप्टी कलेक्टर रैंक की अधिकारी हैं और पिछली सरकार में तमाम बड़े फैसले जो लिए जाते थे, वैध या अवैध, क्योंकि ईडी ने जो तमाम मामले किए, कोयला स्कैम हो, शराब घोटाला हो या अन्य घोटाले हो, सब में सौम्या चौरसिया का नाम आया है। तो उस लिहाज से पिछली पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में बहुत ही ताकतवर अधिकारी थी। वो सीधे कलेक्टरों और आईएएस अधिकारियों से सीधे डील करती थी। और ये भी आरोप लगे हैं ईडी के पास, जो ईडी ने जो चार्जशीट दाखिल की है, जो दस्तावेज कोर्ट में पेश किए, उसमें साफ साफ लिखा है कि तमाम ट्रांसफर, पोस्टिंग और तमाम चीज़ों में सौम्या चौरसिया का दखल रहता था। उस लिहाज से सौम्या चौरसिया पिछले जो पूर्ववर्ती 5 साल कांग्रेस की सरकार चली, उसमें काफ़ी ताकतवर थी और उन्होंने अपने पद का अलग अलग तरीके से दुरुपयोग भी किया। देखिए मृगेंद्र, जिस तरीके से ईडी कोयला घोटाले, शराब घोटाले को लेकर एक्टिव है पूरे छत्तीसगढ़ में, सौम्या चौरसिया 3 बार जमानत याचिका लगा चुकी हैं, लेकिन तीनों बार जमानत याचिका खारिज हुई है उनकी। इसका मतलब साफ है कि ईडी ने बहुत ही मजबूत केस बनाया है और इतनी आसानी से ईडी छोड़ने वाली नहीं है। देखिए, कोयला घोटाले में अब तक जितने लोगों को गिरफ्तार किया गया, चाहे वो आईएएस हो, समीर बिश्नोई हो या सूर्यकांत तिवारी हो या सौम्या चौरसिया हो और तमाम लोग, रानू साहू हो, सब लोग अभी जेल में हैं और किसी को जमानत नहीं मिल रही है। ये प्रक्रिया पिछले 2 साल से चल रही है। आप जानते ही हैं कि ईडी ने 2 साल पहले कार्रवाई शुरू की थी छत्तीसगढ़ में और एक एक करके इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो उस लिहाज से आप देखिए कि ईडी ने जो दस्तावेज पेश किए हैं वो काफ़ी मजबूत पेश किए हैं। ईडी की तरफ से जो दलील हुई, आज जो स्पेशल कोर्ट में बात आई, पारिवारिक बैकग्राउंड का हवाला देकर जमानत की बात कही गई, तो कुल मिलाकर कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया। ये इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि ईडी के वकील ने जो तर्क दिए उसे कोर्ट ने ज़्यादा बेहतर माना, जबकि सौम्या चौरसिया के वकील के तर्क के आधार पर। तो उस लिहाज से ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहा आज का जो पूरा घटनाक्रम रहा, पूरी जो बातचीत रही, चर्चा रहा, कोर्ट के अंदर जो चला, वो काफ़ी संक्षिप्त में बताइएगा, संक्षिप्त में, कि अब क्या विकल्प है सौम्या चौरसिया के पास? देखिए, फिलहाल तो कोई विकल्प नहीं है। अब रायपुर की स्पेशल कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज किया। इसके बाद वो हाई कोर्ट जा सकती हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकती हैं, वो रास्ते खुले हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से आज जो हुआ है और जिस तरीके से ये निर्णय आया है, उम्मीद नहीं है कि हाई कोर्ट में भी उन्हें राहत मिलती नजर आए। तो आने वाले समय में, हालांकि उनका अधिकार है, हर व्यक्ति का अधिकार होता है कि वो उच्च अदालत में निश्चित तौर पर मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई सौम्या चौरसिया की और इससे जुड़े केस के अपराधियों की। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए मृगेंद्र। तमाम बातचीत के लिए आगे बढ़ते हैं। अब यूपीएससी में रायपुर के अभिषेक डांगे को 452वीं रैंक मिली है। रिजल्ट आने के बाद अभिषेक के घर में खुशी का माहौल, जाहिर सी बात है, होगा ही। अभिषेक को मिठाई खिलाकर परिवार के लोग बधाई दे रहे हैं। रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह बधाई देने अभिषेक के घर पहुंचे। रिजल्ट आ चुका है यूपीएससी का और
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के अभिषेक डांगे को 452वीं रैंक मिली। ये देखिए खुशियों का माहौल, किस तरीके से मिठाइयां खिलाकर एक दूसरे को बधाइयां दी जा रही हैं। रिजल्ट आने के बाद अभिषेक के घर में खुशी का माहौल है, मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई जा रही हैं। बहुत बड़ा पल अभिषेक के और अभिषेक के परिवार के लिए, अभिषेक के परिवार के लिए। अभिषेक को मिठाई खिलाकर परिवार के लोग बधाई दे रहे थे। रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह भी बधाई देने के लिए अभिषेक के घर पहुंचे। 452वीं रैंक आई है अभिषेक डांगे की। यूपीएससी में रायपुर के अभिषेक डांगे को 452वीं रैंक मिली। ठीक है, परिवार से, अभिषेक के परिवार से, अभिषेक से बातचीत की हमारे सहयोगी ने, संवाददाता ने, आपको सुना देते हैं। यूपीएससी ने अपना रिजल्ट जारी कर दिया और रायपुर के अब रहने वाले अभिषेक को 452 रैंक मिला। उसके घर की तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ, किस तरीके से जो लोग बधाई देने के लिए पहुँचे हैं। खुद कलेक्टर भी यहाँ बधाई देने के लिए पहुँचे। इसके अलावा दो नालंदा परिसर के संचालक हैं, उनके बड़े मम्मी पापा हैं, उनके कलीग्स हैं, वो लगातार बधाई देने के लिए घर पहुँच रहे हैं। ये तस्वीर में ही देख सकते हैं, तमाम जो लोग हैं, घर में खुशी का माहौल है, घर में मिठाइयाँ बट रही है, एक दूसरे को बधाई देने का तांता भी लग गया है। अभिषेक, जिस तरीके से सफलता मिली है, क्या कहेंगे आप सबसे? जी, सबको बहुत बहुत थैंक यू। और बाकी ये था कि फाइनली लिस्ट में तो नाम आ गया, 452 रैंक आई है मुझे। सभी का आशीर्वाद काम आ गया, थैंक यू सो मच। किस तरीके का आपका रूटीन रहता था? रूटीन तो मेरा एक प्रकार से ऑलमोस्ट फिक्स रहता था। मैं मॉर्निंग में 8 बजे के पहले मैं कोशिश करता था कि नालंदा परिसर पहुंच जाऊं। 8 बजे से लेके मैं 10 बजे तक वहीं होता था। इस बीच में मैं कोशिश करता था कि 7 to 8 आवर्स जो है मैं स्टडी के आवर्स निकाल लूँ। उसके अलावा फिर फ्रेंड्स लोग के साथ रहना, फिर वहीं से मैं विवेकानंद आश्रम में मेडिटेशन करने के लिए जाया करता था रोज़। तो वो सब काफ़ी मुझे हेल्प हुआ। उसका सफलता का पीछे जो मम्मी पापा का हाथ है, वो कितना आपको लगता? वो तो बहुत ज़्यादा। मम्मी पापा तो ऐसे थे, मतलब पूरा आयरन पिलर की तरह उन लोग खड़े रहे। मतलब एक बार भी नहीं बोला बेटा तुम्हारा हो क्यों नहीं रहा है करके, और पूरा उनको विश्वास था कि निकल जाएगा। पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत अच्छा था मम्मी पापा का, दोनों सपोर्ट बहुत था। तमाम लोग अभिषेक की सफलता से काफ़ी खुश हैं और वो ये कह रहे हैं कि 5 साल तक बेटे ने जो मेहनत की है, उन सफलता को हासिल की है। कैमरा पर्सन खेमराज के साथ खोमन साहू, विस्तार न्यूज़, रायपुर। मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेज के बदले गए हैं डीन। जी हां, प्रदेश के 18 मेडिकल कॉलेजों के डीन बदल दिए गए हैं। डॉक्टर कविता एन सिंह होंगी जीएमसी की नई डीन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेज के डीन बदल दिए गए, बदलाव कर दिया गया। प्रदेश के 18 मेडिकल कॉलेज के डीन बदले गए हैं। डॉक्टर कविता एन सिंह होंगी जीएमसी की नई डीन। गांधी मेडिकल कॉलेज की नई डीन होंगी डॉक्टर कविता एन सिंह। बड़ी खबर राजधानी भोपाल से, मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेज के डीन बदल दिए गए। बड़ा बदलाव, प्रदेश के 18 मेडिकल कॉलेज के डीन बदले गए हैं। डॉक्टर कविता एन सिंह जीएमसी गांधी मेडिकल कॉलेज की नई डीन बनाई गई।